So guys, today we are going to discuss. Today we are going to discuss Section 30 of Partnership Act, Unit 2, minors admitted to the benefits of partnership firm. हम लोग आज बहुत क्विक रिवीजन करने वाले हैं सेक्शन 30 की। जब आप माइनर को एडमिट करते हो टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, हाउ डज यू एडमिट अ माइनर? माइनर पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? तो लॉ, पार्टनरशिप लॉ क्लियरली स्टेट करता है कि अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फर्म, बट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब क्या होता है? मान लो बच्चों, फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर्स है, उसमें से सी का डेथ हो गया, तो फर्म को सी का शेयर देना होगा। मान लो तीनों पार्टनर ने 50-50 लाख रुपया लगाया था और सी की डेथ हो जाती है कल को, तो सी को क्या करना पड़ेगा? भैया अपना शेयर तो सी का आपको पे करना पड़ेगा। ए एंड बी को 50 लाख रुपए तो सी को देना पड़ेगा, सी के लीगल हायर्स को देना पड़ेगा, सी की डेथ हो चुकी है। अब फर्म के पास पैसा नहीं है सी के लीगल हायर को देने के लिए, तो फर्म क्या करता है, उसका अगर कोई लीगल हायर है जो कि एक माइनर है, उसको ऑफर किया जाता है कि आप हमारी फर्म में एज अ बेनिफिशियरी ऐड हो जाओ, एज अ माइनर ऐड हो जाओ, आपको फर्म का बेनिफिट्स मिलेगा। तो सी का शेयर नहीं देना पड़ा और फर्म अपना चलता रहा। फर्म में जो 1.5 करोड़ रुपए हैं, 1.5 करोड़ के साथ फर्म कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यहाँ पे जो माइनर एडमिट हो रहा है टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, माइनर को क्या मिलेगा? जो भी सी का शेयर था, जो भी पीएसआर था सी का, वो लोग माइनर को दे देंगे और माइनर क्या हो जाएगा? एडमिट हो जाएगा टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पर माइनर को एडमिट करने के लिए टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म सारा पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। सारा पार्टनर्स हाँ नहीं करेगा, जितना भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, सारा पार्टनर्स मतलब जितना भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अगर वो हाँ नहीं करेंगे तो माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? ना। क्या माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है? एडमिटेड टू द बेनिफिट्स हो सकता है? हाँ भैया हो सकता है। दूसरा बात, माइनर को क्या मिलेगा भैया? माइनर को प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म मिलेगा, जो भी शेयर एग्रीड हुआ वो मिलेगा, प्लस माइनर के पास कुछ राइट्स भी रहेगी। क्या चीज का राइट करने का? कॉपी का इंस्पेक्शन करना, कॉपी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करना, प्लस उसका कॉपी लेने का भी हक रहेगा। मतलब माइनर क्या कर सकता है? बुक्स ऑफ अकाउंट चेक भी कर सकता है, एज वेल एज ही कैन टेक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ दोस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आल्सो। फिर पूछा जाता है क्या भैया माइनर को अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म में एज बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, एज ही इज एडेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, क्या माइनर लायबल होता है क्या? हम लोग बोलते हैं कि माइनर लायबल नहीं होता, पर माइनर का शेयर लायबल होता है। माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल बट ही शेयर्स इज लायबल। शेयर क्या हो गया? जो माइनर को अपने लीगल गार्जियन से मिला था, सी का डेथ हुआ तो सी का जो भी शेयर माइनर को मिल रहा था, वो शेयर अभी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर है। कल को अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी तरह का नुकसान होता है तो वो शेयर लायबल हो जाएगा। पर माइनर का जो पर्सनल एसेट्स है, जो माइनर के पास घर पे जो भी प्रॉपर्टी है, पर्सनल एसेट्स है, वो लायबल नहीं होंगे फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कल को अगर पार्टनरशिप फर्म में 5 करोड़ का नुकसान हो गया, 1.5 करोड़ का फर्म है, तो आप माइनर को नहीं बोल सकते हो कि माइनर को फर्दर शेयर लाना पड़ेगा। जो बाकी का 3.5 करोड़ का नुकसान है वो किसको बेयर करना पड़ेगा? ए एंड बी को। मतलब यहाँ पे जो सी का बेटा या बेटी जो माइनर है, जिनको हमने फर्म के अंदर एडमिट किया था, उसको इन द इवेंट ऑफ लॉसेस एक्सीडिंग द कैपिटल ऑफ द फर्म, प्रीवियस प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, उसको कोई भी शेयर में कंट्रीब्यूशन नहीं देना होगा। उसका कितना शेयर लायबल होगा? जो उसने एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो उसने एट द टाइम ऑफ एडमिशन एज अ माइनर जो वो लेके आया था, जो था फर्म के अंदर, सिर्फ वो ही लायबल होगा। नंबर डी, क्या भैया माइनर क्या भैया फर्म को कभी भी सू कर सकता है क्या फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स? कि फर्म ठीक से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना रहा है, फर्म उसको ठीक से शेयर ऑफ प्रॉफिट्स नहीं दे रहा है, तो क्या उसके लिए फर्म को सू कर सकता है क्या? बोलता नहीं। अगर फर्म कंटिन्यू हो रहा है तो माइनर कैन नॉट सू द फर्म फॉर प्रूविंग हिज कनेक्शन। बट भैया कभी भी फर्म में अगर कोई दूसरे पार्टनर फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, दूसरे पार्टनर ने फर्म को सू करके रखा है, तो एज पर सेक्शन 48 माइनर कैन ऑल्सो सू एट दैट टाइम कि आप प्रॉपर वैल्यूएशन किया जाए, फर्म को, फर्म का प्रॉपर वैल्यूएशन किया जाए, माइनर को माइनर का शेयर दिया जाए। माइनर क्या बोलेगा कि देखो भैया 3 पार्टनर थे एबीसी, सी तो मर गया, सी की जगह पे हमने किसको अपॉइंट कर लिया? सी का बेटा, मान ले डी। तो अब कौन कौन बचे? ए बी पार्टनर बचे एंड डी एज अ माइनर है फर्म के अंदर। तो बी अब है ना इस फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है, बी इस फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है, तो ही गोज टू द कोर्ट फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स। तो बोला जा रहा है यहाँ पे जो सी का लीगल हायर है दैट इज डी एज अ माइनर,
he will also go to the court for the valuation of his share of profit for his, मतलब ये टोटल कंट्रीब्यूशन क्या उसको मिलना चाहिए, उस समय वो भी उसका वैल्यूएशन करा सकता है एज पर सेक्शन 48। क्लियर है ना बच्चों। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 5 कि भैया माइनर था वो कभी तो बड़ा होगा, तो जब वो बड़ा हो जाए और उसके 6 महीने एक्सपायर हो जाए, मींस 18 ऑफ इज अटेनिंग मेजोरिटी, जब भी वो अटेन करता है मेजोरिटी, वहां से 6 महीने के अंदर माइनर को डिसाइड करना पड़ता है। जब भी वो 18 ईयर्स का होगा, वहां से 6 महीने के अंदर माइनर को डिसाइड करना होगा कि वो इस फर्म के अंदर पार्टनर बनना चाहेगा या नहीं बनना चाहेगा। मान लो 6 महीने के अंदर माइनर डिसाइड नहीं करता है और माइनर अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं दे पाता है, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द पार्टनर ऑफ द फर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, अगर माइनर को पार्टनर नहीं बनना है तो विद इन 6 मंथ्स ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी ही नीड्स टू गिव अ नोटिस टू द फर्म डिक्लेयरिंग दैट ही डज नॉट विश टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर। इन केस अ नोटिस इज नॉट गिवन, he will automatically become a partner in the firm। आगे भैया, भैया इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे कि अगर माइनर पार्टनर बन जाता आफ्टर मेजोरिटी क्या होगा, माइनर का एज अ माइनर माइनर क्या चीज के लिए लायबल है या नहीं है, उसका राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसमें कि भैया अगर कोई भी बंदा है जो ये क्लेम करता है कि ये बंदा, ये माइनर पार्टनर, देखो आप 2 साल के हो, XYZ फर्म क्लेम कर रहा है कि दैट यू आर अ बेनिफिशियरी इन दिस फर्म और यू हैव बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ दिस फर्म। तो आपको तो कोई आइडिया नहीं है बिकॉज यू आर जस्ट 2 years। तो जो भी बंदा क्लेम करता है ना, एसेटिंग द फैक्ट कि दैट दिस पर्टिकुलर गाय हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उसी को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना पड़ेगा कि माइनर कैसे एडमिटेड था। या कल को अगर आप क्लेम करते हो कि आप XYZ फर्म में एज अ माइनर एज अ बेनिफिशियरी हो, तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना पड़ेगा कि आप उसमें बेनिफिशियरी कैसे हो, आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है ना। फिर उसके बाद हमने बोला कि अगर कोई भी माइनर है जिसने एट द टाइम ऑफ मेजोरिटी विद इन 6 मंथ्स ये डिसाइड किया था कि मैं पार्टनर बन जाऊंगा, मीन्स आप 18 साल के हो गए और वहां से 6 महीना एक्सपायर हो गया और आपने ये डिसाइड किया कि आप इस फर्म में पार्टनर बनना चाहोगे, तो बोला जाता है कि अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आप पार्टनर बनना चाहते हो इन अ फर्म आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, आफ्टर विद इन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स ऑफ बिकमिंग ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी, तो आपको क्या करना होगा। तो बोला जाता है कि आप जब से इस फर्म में बेनिफिशियरी था, जब से आप इस फर्म में एडमिटेड था टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, आप तब से लायबल हो जाएंगे फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म। मीन्स अगर मैं 13 साल की उम्र में इस फर्म में एज अ माइनर एडमिट हुआ था और 18 साल 6 महीने में मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं इस फर्म में पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो बोलते कि आपकी लाइबिलिटी कब से चालू होगा, अभी से चालू होगा या जब से आप माइनर था। बोलता भैया तब से जब से मैं माइनर था, मीन्स फ्रॉम 13 ईयर ऑनवर्ड्स जितना भी फर्म का जो भी डिसीजन हुआ, जो भी एक्ट हुआ, जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस हुआ, उसमें मेरी इक्वल भागीदारी मानी जाएगी। और आज से जो भी फर्म के अंदर ट्रांजेक्शन होंगे नियर फ्यूचर, उसमें भी मेरा PSR जो भी डिसाइडेड है उस हिसाब से मेरे को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, लॉसेस में मेरे को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्लियर है ना बच्चों। अब बोला जा रहा है कि भैया मेरा शेयर क्या मिलेगा। एज अ माइनर मेरे को शेयर मिलता था मान लो 2:1:1 का, तो भैया अपन मेजोरिटी क्या मेरा शेयर वही रहेगा। यस ऑब्वियसली आपका शेयर वही रहेगा, जो माइनर में आपको शेयर मिलता था अपन मेजोरिटी भी वही शेयर आपको मिलेगा। अब मान लो कि अपन मेजोरिटी यू डिसाइडेड नॉट टू बिकम अ पार्टनर, मीन्स 18 ईयर्स 6 मंथ्स के जब आप हुए तब आपने डिसाइड किया ना भैया हम इस फर्म में पार्टनर नहीं रहना चाहते, ये फर्म मेरे को जम नहीं रहा है, जितना अब मैं अकाउंट्स पढ़ लिया और मेरे को नॉलेज आ गई है, मैंने फाउंडेशन कर लिया है, तो मैंने पार्टनरशिप समझा है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि भैया मेरे को इस फर्म में पार्टनर नहीं रहना, तो हम लोग क्या करें। तो बोलते हैं कि भैया आपका जो लाइबिलिटी है ना, एज अ माइनर जैसा आपका लाइबिलिटी था ना, वैसा ही आपका लाइबिलिटी कंटिन्यू होगा। आप मतलब पर्सनली लाइबल नहीं रहोगे फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म, आप पर्सनली लाइबल नहीं रहोगे अप टू द डेट ऑफ द पब्लिक नोटिस। अप टू द डेट ऑफ द पब्लिक नोटिस मीन्स अगर हम लोग पार्टनर नहीं बनना चाहते तो हमें एक पब्लिक नोटिस देना है दैट वी डोंट विश टू कंटिन्यू इन दिस फर्म। इन दिस केस आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हो तब तक आपका शेयर एज अ माइनर लायबल। पक्का। दूसरा बात भैया, जिस दिन मैं पब्लिक नोटिस दे देता हूँ, जिस दिन मैं पब्लिक नोटिस दे देता हूँ वहां से मेरा शेयर लाइबल नहीं रहेगा, फर्दर ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म के लिए मेरा शेयर लाइबल नहीं रहेगा। तीसरा चीज भैया, मान लो कि कोई भी पार्टनर कोई भी एक्ट करता है आफ्टर माई रिटायरमेंट, तो उसके लिए मेरा शेयर फर्दर लाइबल नहीं माना जाएगा। क्लियर है ना। तो बच्चों ये था हमारा राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ माइनर एज अ मतलब माइनर की क्या क्या राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज हमारी होती है। ठीक है ना। तो ये हमने एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने अभी रिवाइज किया।
आई होप अगर आपका कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक को लेके तो आप हमसे क्लियर कर सकते हो। दिस इज मंगू बंसल हियर फ्रॉम करियर अचीवर्स सिलीगुड़ी। तो बच्चों आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग फाउंडेशन सीए इंटर क्लासेस, सीएस एग्जीक्यूटिव क्लासेस, तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हो। और आप हमसे मैसेज में कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ये यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे कमेंट कर सकते हो। भूलना मत हमारे पेज को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट्स ऑन पार्टनरशिप एज वेल एज एंटायर कंपनी लॉ सीरीज। थैंक यू।